मैं किडनैप हो चुकी थी, पर बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था क्योंकि मैं शादी के मंडप में चेहरा पान से छुपाए अपने होने वाले पति को देखने के लिए बेताब थी। तभी तेज आवाज सुनकर जैसे ही मेरी नजर मेरी पति पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। सामने मेरा पति नहीं बल्कि कॉलेज का गुंडा भैया जी खड़े थे। मुझसे जबरदस्ती शादी करके अपने घर ले आए। मैं वहां से भाग निकली तो गुस्से से भैया जी ने भरी बाजार में जो किया मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने मेरे दोस्तों ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरी शादी थी, मैं अपने यार से मिलने को बेताब थी। मैं और शेखर आज एक हो जाएंगे। तभी बाहर बाजे की आवाज आने लगी। मेरी सहेलियां दौड़ती हुई मेरे पास आई, कहने लगी बारात आ चुकी है। मेरे भाई मुझे लेने आ गए, कहने लगे सोना चलो अब वक्त आ गया है। मैं पान पत्ते से चेहरा छुपाए बाहर आई। मेरे भाई मुझे दूल्हे के पास लेकर आए थे। दूल्हे का चेहरा देखने के लिए मैं बेताब थी। शायद वह भी मुझे देखने को बेताब होगा। लेकिन तभी बहुत जोर से आवाज आई, इतनी जोर से कि मेरा दिल दहल उठा। मैं जैसे ही पान पत्ता हटाई तो मेरे सामने मेरे होने वाला पति नहीं बल्कि हमारे कॉलेज का गुंडा भैया जी खड़े थे। उसे देखकर ही डर के मारे मेरी हालत खराब हो चुकी थी। शादी में सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग आए हुए थे। बहुत ही छोटी शादी थी, लेकिन हमारे सारे रिश्तेदारों और मेहमानों की हालत देखने लायक थी। डर के मारे किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। भैया जी के गुंडे ने मंडप को चारों ओर से घेर लिया था। रहमान भाई ने हुक्म दे दिया, पंडित जी मंत्र पढ़ो, और मुझसे शादी कर ली। मुझे लेकर अपनी कार पर बैठकर अपने घर की ओर जाने लगा। एक पल के लिए मेरी जिंदगी गुजर गई थी। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं रहमान की पत्नी बन चुकी थी। जाने यह गुंडा किस गंदे इलाके में रहता होगा, यह सोच सोच कर मुझे उस पर घिन आने लगी थी। शेखर मेरे कॉलेज का दोस्त था और मेरे साथ उसकी शादी होने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। रहमान भाई हमारे कॉलेज में ही पढ़ते थे, पर वह पास नहीं बल्कि फेल हो गए थे। तब से ही कॉलेज के बाहर खड़े खड़े लड़कियों से छेड़खानी किया करते थे। जो लड़की उसे पसंद आती उसे उठा लेता, उसके साथ गलत संबंध बनाता। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि मुझे भैया जी रास्ते में मिल गए। जाने मुझे देखकर उनको क्या हुआ, मेरे पास आ गए और मेरा रास्ता रोक लिया। कहने लगा तुम बहुत खूबसूरत हो, चलो मेरे साथ। पर उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा बकवास मत करो, मेरे रास्ते से हट जाओ। पर वह ना सुना, मेरे करीब आ गया। जैसे ही उसने मुझे हाथ लगाया, गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे एक तमाचा जड़ दिया। तुरंत उन्होंने अपने चेले चमुंडे मेरे पास आ गए और मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैं उन लोगों को देखने लगी। तभी भैया जी ने हाथ से इशारा किया और अपने आदमियों को पीछे जाने को कहा। कहने लगा इसने मुझ पर हाथ उठाया है, इससे मैं खुद ही निपट लूंगा। उस वक्त वो वहाँ से चला गया था, लेकिन अब कॉलेज आते जाते वह मुझे परेशान करने लगा। कभी मेरा रास्ता रोकता, कभी मुझ पर कमेंट पास करता, कभी मुझे गंदी नजर से घूरता। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे डर लगने लगा था। और उस वक्त मैं और शेखर करीब आ गए। मैं शेखर के साथ हमेशा कॉलेज आने जाने लगी थी ताकि भैया जी की बुरी नजर से बच सकूं। रहमान को पता लग चुका था कि मैं शेखर को पसंद करने लगी हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे छेड़खानी का मौका नहीं छोड़ता। और आज मुझे शादी के मंडप से किडनैप कर लिया। शेखर के साथ मेरी शादी टूट गई थी और रहमान के साथ कार में बैठी हुई थी। मैं बहुत घबरा रही थी। अचानक उसने सामने गाड़ी शहर के उस इलाके में ले आया जो शहर का गंदा इलाका था। भले ही हम इतने अमीर नहीं हैं, लेकिन हम पॉश एरिया में रहते थे। मैं आसपास के घर देखने लगी। एक दूसरे से सटे हुए बहुत ही पुराने घर बना हुआ था। यह इलाका शहर का पुराना इलाका था। घर सालों पुराने थे, मॉडर्न घर का तो नामो निशान नहीं था। मैं सोचने लगी इसके साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। मुझे कुछ न कुछ करके आजाद होना पड़ेगा, वरना मेरा तो दम घुट जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घर के सामने आकर उसकी कार रुकी। वह कार से उतर गया। उसके गुंडे भी कार से उतर चुके थे। वह मेरी वाली साइड पर आकर कार का दरवाजा खोला, कहा घर आ गया है, उतर जाओ। जाने कैसी शादी थी, नई दुल्हन के स्वागत करने के लिए भी कोई नहीं था। उसने अपने सारे गुंडों को इशारा किया तो वह वहाँ से चले गए और मैं और रहमान साथ घर के अंदर आ गई। घर के हालत देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जाने कैसे अजीब सी बदबू उसके घर से आ रही थी। घर की कभी सफाई नहीं होती थी। घर बहुत पुराना हो चुका था, बिल्कुल गंदा था। सामान
गंदे तरीके से बिखरे पड़े थे। वह मुझे लेकर एक कमरे में आया जहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। देखकर नहीं लग रहा था उसकी माँ होगी। उस बूढ़ी औरत के पास जाकर रहमान ने कहा, यह मेरी दादी है, यही मेरा सब कुछ है सोना, तुम्हें अब से इनका ध्यान रखना होगा। उसने बुजुर्ग औरत को बताया कि उसने शादी कर ली है। वो तो बहुत खुश हुई, आशीर्वाद देने लगी। अपने कांपते हुए हाथों से अपनी खुद की सोने की कंगन उतार कर मुझे देने लगी। मैं लेने से मना करने लगी। रहमान ने बोला, यह आशीर्वाद के तौर से दे रही हैं, तुम इसे रख लो। जाने जबरदस्ती की शादी भी शादी होती है या नहीं। पर बूढ़ी औरत का मान रखने के लिए मैंने वो रख लिया और फिर मुझे वह एक कमरे में लेकर आया और फिर मुझे वहीं छोड़ दिया। तब तक मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। घर में न जाने कैसी बदबू थी, पूरे इलाके से ही ऐसी बदबू आ रही थी। घर की साफ सफाई कभी नहीं होती। घर का एक एक चीज पुराने जमाने के स्टाइल का बना हुआ था। जाने मैं यहाँ कैसे एडजस्ट करती। मैं तो अपने कपड़े भी लेकर नहीं आई थी, दुल्हन का जोड़ा पहने हुए बैठी थी। थोड़ी देर बाद रहमान एक गंदी सी गिलास में मेरे लिए पानी लेकर आया। मुझे पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा था। कहने लगा, ये मेरी बहन का कमरा है, तुम उसका अलमारी से कोई कपड़े ले लो और अपने कपड़े बदल लो। कहकर वो बाहर चला गया। मैंने अलमारी खोला तो मुझे कोई भी कपड़ा पहनने लायक नहीं लगा। ढूंढ ढूंढ कर एक सलवार कमीज निकाल कर मैंने पहन लिया। मेरी हालत खराब होने लगी थी। वह मेरे लिए कुछ खाना लेकर आया था। मैं सुबह से भूखी थी। किसी तरीके से मैंने वह गंदा खाना खाया। जाने किस सस्ती होटल से लेकर आया होगा यह गुंडा मेरे लिए खाना, पर मेरी मजबूरी थी, क्या करती। खाना खाते ही मैं उसके बहन के कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं नहीं चाहती थी यह गंदा इंसान मुझे अपनी गंदी हाथ से छुए। सुबह उठकर ही सोचा कि ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। घर की साफ सफाई करने लगी। जितने भी कपड़े थे मैं धोने लगी। किस्मत अच्छी थी कि उसके घर में वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। मैंने वॉशिंग मशीन चला दी। रहमान मेरे पास आकर मुझे देखने लगा। मैंने कहा, तुम्हारे घर से मुझे बहुत ही बदबू आ रही है, मैं जी नहीं सकती ऐसे। इस पर फोन उठाकर जानकी से फोन किया। थोड़ी देर बाद उसके सारे गुंडे आ गए, मेरे काम में मदद करने लगे थे। उस दिन उसके घर के सारे कपड़े मैंने धो डाले, फिर भी घर की बदबू जाने का नाम नहीं ले रही थी। जाने क्या खाता है यह इंसान। अगर पढ़ा लिखा होता तो ऐसा नहीं रहता। अनपढ़ गंवार जो कॉलेज पास ही नहीं कर का घर क्या सफाई से रखेगा। अगले ही दिन मैंने कहा, तुम्हारे घर से बदबू जाने का नाम नहीं ले रही है, मैं मर जाऊंगी। मैं घर पर कलर करवाना चाहती हूँ। घर की लिपाई हो जाएगी तो शायद कुछ बात बने। मेरे मुंह से बात निकली नहीं थी कि उसके सारे गुंडे मेरे पास आ गए और सारे लोग मिलकर घर की साफ सफाई में लग गए। उन लोगों के लिए मुझे बुरा लगता जो भाग भाग कर घर का काम करते। घर में कलर मेरी पसंद से ले आए थे और कलर करने लगे थे। मैं घर की जितनी भी बेकार चीज थी वह सब फेंकने लगी। फिर सबके लिए कभी खाना तो कभी चाय नाश्ते का इंतजाम करती। 3 दिन तक यह काम चलता रहा। घर बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका था। फिर भी था वो तो पुराना जमाने का घर। मेरा तो मूड ही बहुत खराब था। मुझे रहमान से मोहब्बत नहीं थी। मुझसे जबरदस्ती शादी करके ले आया था तो मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम्हारे रस्म रिवाज के हिसाब से हमने शादी की है, पर अब हमें निकाहनामा पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने पति नहीं मानती, तुम जबरदस्ती मुझसे शादी की है। निकाह की बात दिमाग से निकाल दो। उस रात भी मैं अकेली ही सो गई थी। उसे अपने कमरे से निकाल दिया था। उसकी बहन का कमरा मैंने ले लिया था। गलती से भी उसके कमरे में कदम नहीं रखती थी। अगले दिन वह काम पर निकल गया तो मेरे पास अच्छा मौका था। मैं तुरंत ही घर से निकल गई थी। अपने घर वापस आ गई थी। माँ से लिपटकर मैं बहुत रोने लगी थी। मुझे पता है रहमान एक गुंडा है। अगर मैं उससे भागने की कोशिश करूंगी तो मेरे परिवार वालों की जिंदगी नरक बना देगा, उनकी जान ले लेगा। किसी की जान लेना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह एक नंबर का शैतान था। मेरी माँ ने बहुत प्यार से मुझे खाना खिलाया था। उसके बाद अपना सारा सामान समेटकर मैं उसके घर वापस आ गई। घर आकर देखा रहमान इधर उधर घूम रहा है। काफी परेशान था। मुझे देखते ही कहने लगा, तुम कहाँ चली गई थी। जब उसने मेरे हाथ में बैग देखा तो कहने लगा, तुम अपना सामान लेने गई थी क्या। मुझसे कह देती, मैं अपने आदमियों को भेज देता तुम्हारे साथ, तुम्हें इतनी भारी सामान उठाने की जरूरत ना पड़ती, तुम्हारे नाजुक हाथ में दर्द ना हो जाए। कहकर उसने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया। एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर होने लगा था। मैंने कहा, रहमान मेरा हाथ छोड़ दो, मैं अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी शादी को 5 दिन बीत गए थे। अभी तक रहमान ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। कम से कम उसने मेरी इज्जत नहीं ली थी। अपने हद में था। शायद यह सोच रहा था कि मुझे उससे मोहब्बत हो जाए, पर मैं अपने आप को उसे सौंप दूं। पर ऐसा नहीं होने वाला था। अगले ही दिन
दिन मैं घर का सामान लेकर बाहर निकली तो इलाका देखकर मैं बहुत घबराने लगी। मुझे ऐसे इलाके में रहने की आदत नहीं थी। मैं ऐसे इलाके में रहती थी जहाँ चारों ओर मंदिर होते थे। यूं मस्जिद को देखकर और यहाँ के लोगों की वेशभूषा को देखकर मेरे अंदर घबराहट होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कोई यहाँ मेरा कुछ नुकसान न पहुँचा दे, क्योंकि मैं उनके धर्म की नहीं हूँ। पर जैसा सोच कर निकली थी वैसा तो नहीं हो रहा था। सब मुझे सलाम कर रहे थे। वहाँ मौजूद हर एक मर्द औरत मुझे इज्जत बख्श रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों। फिर मुझे ख्याल आया मेरा पति तो गुंडा है, शायद यह लोग भी बेचारे हो, उससे डरते हों। दुकानदार भी मेरे साथ बहुत इज्जत से पेश आया, कहने लगा, भाभी जी आपको कुछ भी जरूरत पड़े तो इस नंबर पर कॉल कर दे, घर पर पहुंचा दूंगा सारा सामान। मुझे तो इन लोगों पर तरस आने लगा था, किस तरह से यह लोग रहमान से डरते थे। मैं घर आकर किचन अपनी तरह से संभालने लगी थी, पर दिल ही दिल मेरी एक ख्वाहिश थी कि वह मुझे छोड़ दे। मैं यहाँ परेशान होने लगी थी। मैं धार्मिक लड़की हूँ और मंदिरों के बीच में रहकर पली हूँ। यह मस्जिद के बीच में नहीं रह सकती। शायद रहमान को मैं अपना भी लेती, लेकिन यह सब चीजों के कारण मैं उसे कभी अपना न पाऊंगी। उधर से उसका यह घर जो कि बहुत पुराना था, घर के बनाने का तरीका इतना पुराना था, मुझे यहाँ बहुत दिक्कत हो रही थी। रहमान घर आया तो मैं बहुत परेशान हो गई। कहने लगी, रहमान मैं इस पुराने घर पर नहीं रह सकती, मैं मॉडर्न घर में रहकर बड़ी हुई हूँ। अगर तुम मुझे अपहरण करके अपने साथ रखना ही चाहते हो तो कोई मॉडर्न घर में ले चलो। तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, लोगों की जान लेकर, लोगों के साथ गुंडागर्दी करके, लड़कियों की इज्जत लेकर पैसे तो मिलते नहीं होंगे तुम्हें। मेरी बात सुनकर रहमान मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, तुम्हारी बदतमीजी बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैंने कहा, ऐसे भी तुम्हारे घर में मर ही रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, मेरी जान ले लोगे? ले लो, मुझे अब जीने का मन भी नहीं है। उस वक्त बात वहाँ खत्म हो गई थी, लेकिन मेरे आंखों में आंसू थे जो कभी रुकते ही नहीं थे। जब भी मौका मिलता मैं रोती रहती थी। एक दिन मैं इतना रोई थी कि मेरी आंखें सूज गई थी। पति पास आ गया, कहने लगा, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मुझे मोहब्बत करनी पड़ेगी। तुम मुझसे मोहब्बत करो और मेरी बीवी बनने का हक अदा करो। मैंने कहा, रहमान मैं तुम्हारी पत्नी के रूप में अपने आप को नहीं देख सकती। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए हवस की आग है तो वह मैं मिटाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारने को तैयार हूँ। कहे तो 2 रात गुजार लूंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझे आजाद करना पड़ेगा। इस रिश्ते से मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। ऐसे मुझे कैद करके रखोगे तो अपनी जान ले लूंगी। उसने कहा, पूरे जमाने के सामने तुमसे शादी की है, अगर तुम्हें छोड़ दूंगा तो सबके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तुम्हें मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। चाहता तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता था, पर अब तक तुम्हारे साथ मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें वक्त दे रहा था, लेकिन तुम अपनी हरकतें जारी रखी तो तुम्हारे साथ वह करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। और एक रात के लिए नहीं, हर रात के लिए करूंगा। मैं औरतों के सामने सर झुकाना नहीं जानता। बेहतर होगा तुम मुझे अपना शोहर मानकर मेरे सामने सर झुका लो। उसकी बातों से मुझे बहुत दुख पहुंचा था। मैं रोने लगी, कमरे में खुद को बंद कर लिया और रोती रही। न रात का खाना खाया, सुबह भी मैं दरवाजा नहीं खोली। 24 घंटे हो चुके थे, मैं कमरे में बंद थी, रो रही थी। मैं बहुत कमजोर हो रही थी, न खाना खाया था, न पानी पी थी, और 2 दिन ऐसे ही बीत गए। मैं अपने कमरे में सोए सोए खाली आंसू बहाती हुई इतनी बीमार पड़ चुकी थी कि मुझे लग रहा था मेरी आखिरी घड़ी आ गई है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। बाहर कोई सारे लोग थे। मार मार कर दरवाजा तोड़ दिया। जब अंदर आ गया तो मेरा बहुत बुरा हाल था। रहमान मेरे लिए खाना और पानी लेकर आ गया। कहने लगा, अल्लाह के लिए कुछ खा लो वरना मर जाओगी। मैंने कहा, तुम समझे नहीं, तुम्हारे इस घर में मैं हर रोज मर रही हूँ, इससे अच्छा एक बार मैं मर जाऊं। रहमान मुझे खुशी खुशी विदा कर दो, तुम्हारी इज्जत खराब नहीं होगी। लोगों से कह देना मेरी पत्नी बीमार थी इसलिए मर गई। मेरी बात सुनकर रहमान की आंखों में आंसू आ गए। कहा, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, बस तुम खाना खा लो। मैंने कहा, कौन सी बात? उसने कहा, जो तुमने कही थी, एक रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगा, एक रात के लिए तुम्हें अपनी बेगम बनाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अगर मंजूर है तो यह खाना खा लो और पानी पी लेना। उसकी बातें सुनकर मेरी सांसों में सांस आई। मैंने खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया और फिर रहमान के पास चली गई। रहमान कहने लगा, आज तुम बहुत कमजोर हो, 2 दिन बाद मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेकर जाऊंगा, तुम्हें एक रात के लिए अपना बनाऊंगा, तुम्हें दुल्हन बनाऊंगा, तुम्हारा पति बनूंगा और फिर तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे मायके छोड़कर आ जाऊंगा। तुम आजाद हो जाओगी। यह 2
दिन मैंने एक एक लम्हे कैसे काटे मैं ही जानती हूँ। मुझे उस घड़ी का इंतजार था जब रहमान और मैं एक हो जाते। इसलिए नहीं कि मैं रहमान को पाना चाहती थी या उससे मुझे मोहब्बत थी, बल्कि मैं उसे खुश करके आजाद होना चाहती थी। 2 दिन बाद खाना पीना खाकर मेरी हालत सही हो गई थी। वह मुझे लेकर बोला, चलो शॉपिंग मॉल लेकर चलता हूँ। उसके आदमी मेरे साथ आए थे। उसने कहा, सोना अपनी पसंद की कोई भी ड्रेस ले लो, तुम्हें मॉडर्न ड्रेस पसंद है तो मॉडर्न ड्रेस ले लो। मैं एक गुलाबी गाउन देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मेरे दिल में रहमान के लिए सजने संवरने की कोई भी इच्छा नहीं थी, पर मैं आजाद होना चाहती थी। यह रंग मुझे आजाद करता। मैंने वह खरीदी तो उसने कहा, टॉयलेट में जाकर ड्रेस पहन लो। मुझे ड्रेस पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर उसके गुंडे आसपास थे। मैं उससे दुश्मनी नहीं रखना चाहती थी, वरना वह मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाता। उसकी बात चुपचाप मानकर तैयार हो गई। रहमान मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मुझसे मोहब्बत करता हो, पर मेरी आंखों में उसके लिए मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत थी। वह मुझे जबरदस्ती उस इलाके में कैद करके रखा था। मुझे आजाद होना था। दिमाग से यह बात कभी भी नहीं भूली। फिर क्या था, वह मुझे अपनी कार में बैठाकर एक 5 स्टार होटल में लेकर आया। होटल बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल की। उसके गंदे इलाके में तो मैं सांस भी नहीं ले पाती थी, पर यहाँ पर आकर मुझे ऐसा लगा काफी दिनों बाद मुझे शुद्ध हवा मिल रही थी। उसके बाद वह मेरे पास आ गया, मुझसे मोहब्बत करने लगा, मेरे गालों को चूमने लगा। मुझे घिन आ रही थी, लेकिन मैं उसका साथ दे रही थी। मैं चाहती थी कि वह खुश हो जाए ताकि मुझे छोड़ दे। उसने एक जाने कहां से मोर पंख लेकर आया। उस मोर पंख से मेरे जिस्म में हल्के हल्के गुदगुदी करने लगा। मैं मदहोश होने लगी थी। फिर अपना हाथ बहुत हल्के से मेरे जिस्म में फेर रहा था। मेरे अंदर सनसनी पैदा होने लगी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। वह मुझे पूरी तरीके से उकसाने में कामयाब हो गया था। मुझे नहीं मालूम था कि उस गुंडे के अंदर इतनी ताकत है। फिर उसके बाद पूरी रात उसने अपनी ताकत की नुमाइश की। मैं उसके साथ एक रात में वह खुशी हासिल कर ली थी। मैं सोच नहीं सकती कि एक मर्द एक औरत को किस तरह से खुशी दे सकता है। वह मेरी आत्मा को तृप्त कर रहा था। मेरी आत्मा तृप्त हो चुकी थी। सुबह तक तो मैं बिल्कुल थक कर चूर हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसने कहा, चलो उठो, अब हमें चलना पड़ेगा। उसके चेहरे में उदासी साफ नजर आ रही थी। मैं सोचने लगी, मुझे कहाँ छोड़ेगा। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा था। मैं अभी रात के नशे में थी। मैं कभी नहीं सोचा था मेरे और रहमान के बीच में वह रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन जाएगी। जिस इंसान से मैं नफरत करती थी, एक रात में मोहब्बत करने लगी थी। शायद ऐसी रात मुझे उसके साथ और बितानी पड़ती तो मैं तैयार हो जाती, बस उसके इलाके में रहने को तैयार न थी। जब उसने मुझे मायके में छोड़ा तो मैं कार से उतरती हुई सोचने लगी, मेरा मन जाने क्यों अपने घर जाने को नहीं कर रहा था। मैं उसकी तरफ देखने लगी, उसके करीब आई, उसके होठों को चूम लिया, कहा, यह रात मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी रात है, मैं कभी नहीं भूलूंगी, थैंक यू। कहकर मैं अपने घर की ओर बढ़ने लगी। मैं एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखी, नहीं तो कमजोर पड़ जाती। उसने कहा, तुम्हारा सामान अपने आदमियों के हाथों भिजवा दूंगा। थोड़ी देर बाद उसका आदमी मेरे घर आ गया, मुझे मेरा सामान देने लगा। उसके पास एक कॉल आ गई, वह रोने लगा, बोला, ऐसे कैसे हो सकता है भैया जी, हमें छोड़कर। कहकर वह बेतहाशा रोने लगा, कहने लगा, भाभी जी चलिए बाजार। मैंने कहा, क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? बोला, आप चलिए भाभी जी, सब पता लग जाएगा। उसकी हरकतों से पता लग चुका था मुझे कि कुछ बुरा हुआ है। मैं नंगे पांव ही उसके साथ चल पड़ी। उसने अपनी कार में मुझे बैठा लिया। बाजार में पहुंचे तो लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। पुलिस वाले भी इलाके में मौजूद थे। मैं सबको धक्का देती हुई आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन जब वो नजारा मेरे सामने आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रोने लगी। पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करने लगे, पर मैं किसी की ना सुनी। दौड़ती हुई इसके सामने जाने लगी थी। रहमान बेजान पड़ा था, उसने अपने आप को गोली मार ली थी। मैं चिल्ला चिल्ला कर भगवान से कहने लगी, उसे एक बार के लिए वापस भेज दो। तभी एक पुलिस वाली आई, कहने लगी, तुम आगे क्यों आ गई हो? मैं कहने लगी, मेरा पति है। तभी उस पुलिस वाली ने एक चिट्ठी लेकर मेरे हाथ में थमा दिया, कहा, यह तुम्हारे पति की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी है। मेरे आंखों में आंसू थे। मैं कांपते हुए हाथों से उस चिट्ठी को खोली। उसमें लिखा हुआ था, उसमें जो लिखा हुआ था उसे पढ़कर मैं कांपने लगी, रोने लगी। उनके आखिरी शब्द थे, जीते जी न कर सका तुमसे ये इजहार,
आज जाते जाते कह देता हूँ, करता था तुमसे बेपनाह प्यार। एक हवा का झोंका आया, चिट्ठी उड़ गई मेरे हाथ से। मेरे दिल में यह ख्याल आया, थी मोहब्बत तो फिर क्यों दे गया ये दर्द। कैसे जीऊंगी ये बोझ लेकर मैं उम्र भर। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।